मगर वहाँ भी तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई, वहाँ भी लोग मारे गए, कोई भाग गए, कुछ ये हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। वो भी जो एक नेशनलिज्म का जो एक गढ़ बनती जा रही थी वो भी डिफ्यूज़ हो गई। तो ज़िया-उल हक ने जो पॉलिसी इख्तियार की उसके साथ बलोच मूवमेंट जो है उसको उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक। केपी में कोई सब नेशनलिज्म नहीं थी, ये बलूचिस्तान में इस किस्म की सब नेशनलिज्म बन रही थी, वो गायब हो गई। मगर साथ साथ अर्बनाइजेशन बन रही थी, बलोच यूथ बन रहा था, पंजाब में आके पढ़ रहा था, कोई नेशनल कॉलेज में आ रहा था, कोई इंजीनियरिंग में आ रहा था, कोई इधर आ रहा था। वहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ नकम्मी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ तो एजुकेशन का वैसे कोई हाल नहीं है। तो वो सारे इधर पंजाब में ही आके या कराची में आके वो पढ़ाई लिखाई करते थे, और यंग लोग तो फिर रेडिकलाइज हो जाते हैं। तारीख उनको पता थी कि हमारे साथ पहले ये हुआ, तो अपने डिमांड्स तो वो मांगते थे। तो उन्होंने भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी शुरू कर दी। अच्छा। मगर वो देवर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ये हुआ कि मुशर्रफ साहब जब ज़िया गया तो बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद नवाज़ आया, नवाज़ के बाद बेनज़ीर आ गई। इन्होंने वही पॉलिसी नहीं ज़िया वाली इख्तियार की। ठीक है। कि बलोच नेशनलिस्ट जो थे, अताउल्ला मेंगल, उनके बेटे जो थे वो, और बाकी लोग जो थे जो फरार हुए थे या फरारियों को सपोर्ट करते थे, उनको सबको कोऑप्ट कर लिया। इलेक्शन हो गए, एक को अख्तर मेंगल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। ज़रदारी साहब ने 100 अरब रुपए का आगाज़ हुकूक दे दिया, लोग मुँह भर गए, लोग चुप हो गए। ठीक, कोऑप्ट कर लिया स्टेट ने। ठीक। मगर एक जो मिडिल क्लास बन रही थी, सरदार उसको तो आपने कोऑप्ट कर लिया, तो जो मिडिल क्लास बन रही थी उसका क्या हुआ? वो तो उनको तो कहीं नहीं थी, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, वो कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, कोई कोशिश कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, मगर क्योंकि तालीम लो थी तो उनके खिलाफ दरवाजे बंद थे उनके। वो डिसग्रंटल्ड होते गए, वो सरदारों के भी खिलाफ होते गए जी, कि ये तो ले जाते हैं सारे पैसे हमारे नाम पे। मगर वो मिडिल क्लास तो बन रही थी ना जी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, तालीम कहीं थोड़ी बहुत हो रही थी, वहाँ की तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, वहाँ तो लाख की मिडिल क्लास होगी सारी जी। तो और वो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। और जब वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में थे वहाँ हर किस्म के आइडियाज़ भी वो देखते थे, सारा कुछ होता था। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। एक तरफ रियासत के जो पॉलिसी थी वो सरदारों के साथ काम करने की पॉलिसी थी, एक तरफ वो कहते थे ये सरदार गद्दार है जी, एक तरफ बाकी सारे सरदारों को साथ लेके चलते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनको ओहदे देते थे, उनको कोऑप्ट करते थे जी। तो हम जैसे लोग पूछते थे कि जी तुसी फिर एक तरफ आप कहते हैं आप सरदारों के खिलाफ है, दूसरा कि आपकी सारी पॉलिसी सरदारों के ऊपर बेस्ड है, तो अवामी पॉलिसी तो है नहीं, तो इसलिए मिडिल क्लास एलियनेट हो रही है आपसे, हमारी बात कौन सुनता था। तो सरदार तो हो गए फारग, 2000 के दौर शुरू हुआ और मुशर्रफ साहब अब वो शॉर्ट फ्यूज़, वहाँ एक दो सरदार थे लाइक अकबर बुगटी जी। अकबर बुगटी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बुगटी ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब है, दो ही तो बड़ी ट्राइब्स हैं, बुगटीज एंड मरीज। अकबर हैड ऑलवेज बीन अ वेरी ट्रबलसम सरदार, बहुत, वो भी एचसन कॉलेज, ये सारा एचसन कॉलेज चला रहा है इस मुल्क को या नहीं चला रहा, तो इट्स ट्रू, चीफ्स कॉलेज था ना, इट वाज नोन एज चीफ्स कॉलेज, चीफ्स आते थे वहाँ, चीफ्स के बच्चे आते थे वहाँ। अब तो वो चीफ्स कॉलेज नहीं रहा, अब तो तुम्हारे बेटे भी इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ। तो अब ये है कि मुशर्रफ साहब ने वही बात हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बुगटी ने कोई बात की, मुशर्रफ और इन्हें सॉर्ट आउट करो जी। वो जो सॉर्ट आउट वाली इशू है ना, वो आप कबायली लोगों के साथ सॉर्ट आउट नहीं होता। आप और हम शहरों के लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, सेटल्ड एरियाज हैं, खाते पीते हैं, ठीक। हमें जब कोई स्नब भी करता है या हमें मिलता नहीं कुछ, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। और हम क्या करते हैं, अखबारों में मजमून लिख देते हैं, ज़्यादा हो गए तो ट्रेड यूनियन बना के छोटी मोटी फूफा कर लेते हैं। पहाड़ों में, कबायली इलाकों में वो रहते ही बंदूक के साथ है, उनका वहाँ बंदूक एक किस्म का आर्म एंड अ लेग है, इट्स व्हाट दे लिव बाय। वहाँ कोई इस्टेब्लिश कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो कानून भी हैं वो भी सरदारों ने बनाए हुए हैं, और हुकूमत हमारी उन सरदारों को सपोर्ट करती है, हर हुकूमत।
उनको अपनी लेवीज दी हुई हैं, उनको अपनी पुलिस फोर्सेस दी हुई हैं जो उनके लिए ट्रिब्यूट कलेक्ट करती हैं। ठीक। तो वहाँ इस किस्म का सिस्टम है। तो उस सिलसिले में इन्होंने अकबर बुगटी साहब ने कहा कि मुझे भी पैसे दें। जब नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था मुझे पैसे दें सुई गैस, तो नवाज शरीफ साहब ने पैसे दे दिए, भुट्टो भी दे दिया, बेनज़ीर ने भी दे दिए। उनका कारोबार चल रहा था, वो बुगटी चुप करके बैठे हुए थे। सरदार को पैसे मिल रहे थे, सरदार कुछ नीचे बांट देता था, बाकी अपने पास रख लेता। यही तारीखी, यही रोल रहा है। इन्होंने देखा हुआ अकबर ज़्यादा ही ज़रा गड़बड़ कर रहे हैं, हर बार इन्हें पैसे मांगता है, इन्हें उधर सॉर्ट आउट करो। वो सॉर्ट आउट करते करते इन्होंने अकबर को मार दिया, ऑपरेशन किया उसके खिलाफ, उसको मार दिया। वो कल्ला बंदा सी, नाल ਉਹਦੇ कोई 10 बंदे भी नहीं सन, उसको जाके इन्होंने मार दिया। उस वक्त तक एक मिडिल क्लास भी बन चुकी थी जी, और वो अर्बन मिडिल क्लास थी। वो दूर दराज के इलाकों में लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। और उस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से एक नई पेशकदमी हुई। अच्छा, वो क्या? हिंदुस्तान की तरफ से ये फैसला हुआ उनके हुक्मरान तबके ने कि पाकिस्तान ने हमें कश्मीर के अंदर ब्लीड किया है, बहुत बहुत जंगें भी की हैं हमारे साथ, 4 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर के ऊपर। फिर इन्हें पंजाब में उकसाया, सिखों को ट्रेनिंग दी और कश्मीर के अंदर जिहाद भेजी, मुजाहिदीन भेजे। जब अफगानिस्तान ख़त्म हुआ तो सारे इधर टर्न कर दिया। तो अब आ गया टाइम टू पे बैक। ये पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबका है वो हमें नहीं जीने देगा, हमेशा तंग करेगा। अच्छा। अब वक्त आ गया है कि हम भी इनको तंग करें। तो मसले को बारीक बीनी से देख रहे हैं और ये मामलात कहाँ से बिगड़े और कहाँ जाकर मज़ीद मामलात उलझाव का शिकार हुए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद भी आगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद जी। अकबर बुगटी की मौत के बाद काफ़ी बेचैनी थी वहाँ मिडिल क्लास के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि उस वक़्त इंडिया ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस बेचैनी का फ़ायदा उठाना है, एक्सप्लॉइट करना है सेंटिमेंट्स को, इसको एक्सप्लॉइट करना है और सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना है। और इन्होंने उस वक़्त बलोच जो एग्ज़ाइल में थे, क्योंकि उसके बाद छोटी मोटी जो ठुक ठुक हुई, बहुत से लोग उठ के चले गए बाहर। अकबर के ग्रैंड सन्स और मरी के लोग उठ के चले गए बाहर। कुछ अफगानिस्तान में चले गए, कोई यूरोप में चले गए, कोई मिडिल ईस्ट में चले गए। वहाँ से उन्होंने कहा हम कुछ करेंगे, इंतकाम करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं था वहाँ। इंडिया के इंटरवेंशन के साथ बहुत बड़ा एक नया डायमेंशन खुल गया। मैंने इंटरव्यू किया था हैर ब्यार मरी को लंदन में, जो खैर बख्श मरी के साहिबजादे थे। मैं उनको जानता था, मैंने उनसे इंटरव्यू मांगी, उन्होंने देते तो नहीं थे, दे दी मुझे। अच्छा। उसमें उस इंटरव्यू में जो कि चली थी के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि हमें अगर हिंदुस्तान से पैसे मिल रहे हैं या मिलेंगे तो हम ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी पैसे देता है तो हम उनसे पैसे और हथियार ले लेंगे, और हम ले रहे हैं और हमें रोक नहीं कोई सकता। ऐसी बात की उन्होंने खुलेआम, बगैर डरे, क्योंकि हकीकत ये थी, बागी हैं। तो अब बात यह है कि वो दिन है और आज का दिन है। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है जी। आज अफगान आपके खिलाफ हुए हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से, जो भी है वो अलग बात है। बलूचिस्तान को बेस, बलूचिस्तान की मिडिल क्लास को बेस बन गया, मिल गया वहाँ। उनको फंडिंग जो है सारी और हथियार जो है उन्हें वहाँ से मिल रहे हैं। जो फॉरेन पावर्स आना है या इंडिया है, जो भी है, दे आर एमिंग आर्मिंग देम। अब ये बात है कि इसके 2 पहलू हो गए ना। एक तो ये कि ग्रीवियंस था, वो लो लेवल का ग्रीवियंस था जिसको कोऑप्ट किया जा सकता था। अच्छा। और गलत तरीके से कोऑप्ट करने की कोशिश की गई, और फिर अकबर बुगटी के मर्डर के बाद बिल्कुल हाथ से गेम निकाल दी गई। उसके बाद इंडिया कूद गया और उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस गेम को। वो गेम थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि आप सेसेशनिस्ट हैं, वो सेसेशनिस्ट वेस्टर्निस्ट कुछ नहीं था। कोई सेसेशन नहीं हो सकती आजकल की मॉडर्न स्टेट के अंदर विदाउट फॉरेन इंटरवेंशन। मगर यहाँ इल्ज़ाम ये लगा के उनको टारगेट किया गया। अच्छा। और इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी शुरू हो गई थी। 2010 में गालबन यूसुफ रज़ा गिलानी
और इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, जी ये इजिप्ट के एक शहर है शर्म अल शेख, जी। वहाँ ये गए और वहाँ बैठ के ये एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुई जुलाई 2009। जुलाई 2009, थैंक यू। तो उस जुलाई 2009 में हमने कहा कि जी, इंडिया ने कहा कि आप अपना हाथ कश्मीर से निकालें तो आगे बात बढ़ सकती है। हमने कहा आप अपना बलूचिस्तान से हाथ निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि उनका हाथ था बलूचिस्तान में। ये रिपोर्टेड है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स। हमने ये कहा कि हम यस हमारा हाथ है कश्मीर में, हम पीछे हटते हैं, आप बलूचिस्तान से अपना हाथ निकालें। कम्युनिके इशू हो गई, ओके, लोग खुश, हाँ, मसला हल हो गया। मसला हल हो गया। और मगर हुआ क्या, जैसे मनमोहन सिंह इंडिया वापस पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बहन हो गई। वहाँ उन्होंने कहा तुम कौन होते हो जाके, तुम एडमिट कर रहे हो कि हमारा हाथ है बलोच, हमने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया। उसने कहा मुझे तो वो पूरी फाइल लेके आए थे, उन्होंने दिखाया हम क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे थे, हम तो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, गिव एंड टेक हो जाए। ओके। ओहो, जो शोर पड़ा वहाँ, और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसको रिजाइन भी करना पड़ गया। अच्छा, वहाँ का डॉन लीक्स था ये। अब ये वहाँ का डॉन लीक्स था, वहाँ का मीडिया पड़ गया जैसे ही वो वापस आया तो अच्छा, वो भाग गए। हाँ। उसके बाद जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके हैं, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करे। बिल्कुल। तो इंडिया पॉलिसी जंप्ड इन। ठीक है, इंडिया पॉलिसी जब जंप इन हो गई तो ये सारा जो मूवमेंट है फ्रॉम बीइंग अ मूवमेंट फॉर राइट्स बिकेम अ मूवमेंट फॉर। ओके। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ ये वही वक्त था जब कि आप तालिबान जो थे, पहले आपने TTP के ख़िलाफ़ आपने TTP के ख़िलाफ़ आपने एक्शन किया था 2010 में। जनरल पाशा ने DG MI थे तो उन्होंने ये किया था, और यह MO थे स्वात के अंदर, और तो उनको निकाला था वहाँ से। बाद में जनरल फैज़ ने उनको वापस ले आए, रिवर्स कर दिया। उसके दरमियान उनको 18 अग्रीमेंट 14 अग्रीमेंट्स हुई, पैसे देते रहे कि चुप कर जाओ, वो पैसे भी ले जाते थे और फिर अपना काम भी करते थे। हाँ। तो रॉन्ग स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसीज, ठीक। वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। और यहाँ ये है कि एक तरफ उनका एक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चल रही है, बिकॉज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं। ये उसी तरीके से आज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं जैसे इंडिया के कश्मीर के अंदर कश्मीरी डिसअपेयर किए थे। वहाँ इंडिया ने जब क्रैकडाउन किया था ऑन सेसेशनिस्ट्स तो लोग मार दिए गए, जेलों में डाल दिए गए, डिसअपेयर कर गए, डेड बॉडीज नजर आती थी। बिकॉज सेसेशन जब होती है तो कोई रियासत सेसेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब वो सेसेशन की बात आती है तो रियासत बिल्कुल फिर सख्ती के साथ कर चलती है, आहनी हाथों से फिर ये ह्यूमन राइट्स नहीं कुछ देखता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपके कोई इंसानी हकूक भी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारी आइन को नहीं मानते तो फिर आप आइन के मुताबिक क्या प्रोटेक्शन मांग रहे हैं हमारी। वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली यही बात कही है। दिस इज द रियलिटी। तो अब बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तब्दील हो चुका है। पहले कबायली लेड था, अब मिडिल क्लास लेड है। ठीक। अब सरदार जो है सारे के सारे हुकूमत के साथ है, और जो मिडिल क्लास है वो सारी अलग होती है, एलिनेट हो गई। यही सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं। तो सब वो सारे सरदार है ना। हाँ, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि यूथ को सिस्टमैटिकली एलिनेट किया, अलग कर लिया गया, रियासत से जुदा कर दिया गया। हो गए ना।